माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, हम आज आप सबके लिए न्यूट्रिशन का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम डीपली बात करेंगे। यानी किसी भी टॉपिक को जब तक डीपली नहीं पढ़ेंगे, उसका बेसिक नहीं पढ़ेंगे, तब तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बेसिक पढ़ना अभी टाइम है आपके पास, तो सबसे पहले आप बेसिक तैयार कीजिए। उसके बाद MCQs लगवाएंगे आपको। पर संडे आपको हम एक मॉडल टेस्ट देंगे, जिसे आपको सॉल्व करना होगा। फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। फ्रेंड, पहली बार यदि चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल सके। हमारा पहला आज देखिए, आज हम डीपली बात करेंगे। इस पे क्वेश्चन नहीं दिए हमने, जो फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था, यानी टॉपिक में न्यूट्रिशन के, तो उसमें हमने आपको 10 क्वेश्चन दिए थे। उसी को हम आज डिफाइन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर पोषक तत्व की बात की जा रही है। पोषक तत्व 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि पोषक तत्व होता क्या है। पोषक तत्व वे पदार्थ होते हैं जिससे शरीर में वृद्धि, ऊर्जा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, इन 6 तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत बहुत से तत्व आते हैं, उन्हें इसका छोटा भाग माना जाता है, उसमें सम्मिलित किया जाता है। मुख्यतः आपके 6 होते हैं। तो चलिए बात करते हैं। पोषक तत्व को यहाँ 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका बृहद पोषक तत्व और दूसरा आपका है लघु पोषक तत्व। तो आज अभी बात करते हैं बृहद पोषक तत्व की, यानी माइक्रो न्यूट्रिशन की। स्पेलिंग देखिएगा, दोनों पढ़ने में वैसे सेम आता है, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग होती है थोड़ा अलग होती है। तो देखिएगा, बृहद पोषक तत्व वे पदार्थ बृहद पोषक तत्व वह पोषक पदार्थ है जो शरीर की आवश्यकता जो फिर से देखिएगा, पोषक पदार्थ जो शरीर में जिनकी आवश्यकता शरीर में अधिक मात्रा में होती है, पदार्थ कहलाते हैं। थोड़ा सेंटेंस सही नहीं है। वह पोषक पदार्थ जिनकी आवश्यकता शरीर में अधिक मात्रा में होती है, वे आपके बृहद पोषक पदार्थ कहलाते हैं, जिसमें आपके आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। ये तीनों आपके बृहद पोषक पदार्थ में आते हैं, यानी बृहद पोषक तत्व में आते हैं या बृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का वर्ग है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पचने के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। आपको देखना कि कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आप देखिएगा इसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो इसके 3 प्रकार हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। बात करते हैं मोनोसेकेराइड की। ये कार्बोहाइड्रेट जो केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक अणु से मिलकर बने होते हैं, मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अभी कभी कभी पूछा जाता है कि मोनोसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये तीनों आपके मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं डाइसेकेराइड की। तो डाइसेकेराइड जो है आपका ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 अणुओं से मिलकर बनने होते हैं। यहाँ पर एक अणु से मिलकर बनता है। जो मोनोसेकेराइड होता है आपका पहला, ये एक अणु से मिलकर बना होता है, यानी कार्बन का एक अणु, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, तीनों का एक अणु से मिलकर बना होता है। जबकि आपका डाइसेकेराइड जो है वो आपके 2 अणुओं से मिलकर बना होता है,
यानी दो अणुओं से मिलकर बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। उदाहरणता इसका जो उदाहरण है वो है आपका सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ये आपके डाइसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल पूछा जाता है तो आपको यही बताना होगा। और आपका तीसरा आता है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड जो है वो आपका एकक शर्करा बहुलक होता है, जिनका अणुभार कई हजार से कई लाख तक होता है। इनका निर्माण कार्बोहाइड्रेट के अन्य तत्वों के जुड़ने से होता है। यह स्टार्च जो इसका एग्जाम्पल है वो है आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन, पेक्टिन, सेल्यूलोज। ये आपके पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। आगे बात करते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के। कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट किन किन में पाया जाता है, आपको किनका सेवन करना चाहिए कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो पहला है आपका अनाज, गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का। इसमें पाया जाता है आपको कार्बोहाइड्रेट। और शुगर में आपका सफ़ेद चीनी, गुड़, शहद, ग्लूकोज। कहते हैं ना कि जब सबसे ज़्यादा जो वो है आपका गुड़ में पाया जाता है। गुड़ में कहते हैं एनर्जी बहुत होती है। ये जैसे अभी थकान लगी हो तो आपको गुड़ खा के पानी पीने के लिए बोला जाता है, खा के लोग पीते हैं तो उससे एनर्जी प्राप्त होती है, वही आपका कार्बोहाइड्रेट है। तो आगे है जड़ में आपकी मूल वनस्पति आलू, गाजर आती है। फल में केला है, जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। बात करते हैं दैनिक आवश्यकता की। तो दैनिक आवश्यकता होती है शिशु में 60 से 80 ग्राम पर डे। बच्चों में आपको यहाँ मतलब ये नहीं डिसाइड किया गया है कि किस से बच्चों में कहाँ से कहाँ तक। तो वैसे बात करते हैं बच्चों में तो वो आपका 1 से 3 वर्ष के बच्चों का होगा। 60 से 200 ग्राम प्रतिदिन बच्चों की आवश्यकता होती है। और किशोरावस्था में आपकी जो किशोरावस्था समूह होता है उसमें 450 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। यानी जो आपका ये किशोरावस्था होता है ये वह स्टेज होती है जहाँ पर जो बालक होते हैं, बालिकाएं होती हैं, उनका विकास हो रहा होता है और साथ साथ ही उनमें बहुत ही एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो उन्हें 450 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, जिसमें वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ भी करते हैं तो उसमें ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। आगे बात करते हैं पुरुष की। तो पुरुष को 300 से 700 ग्राम की आवश्यकता होती है पर डे। यानी कुछ पुरुष जैसे कार्य के आधार पर होता है, जैसे वो कुछ हल्का कार्य कर रहे हैं या भारी कार्य कर रहे हैं तो उनके आधार पर होता है। आगे बात करते हैं महिला की। तो महिला का 240 से 540 ग्राम तक होता है। इसमें भी लैक्टेशन मदर आ जाती हैं आपकी, या गर्भावस्था के समय, या नॉर्मल जो मदर होती है, उन सभी को मिला के इसमें 240 से 540 ग्राम का एवरेज दिया गया है। बात करते हैं आगे प्रोटीन की। आपने अभी एक पढ़ लिया बृहद पोषक तत्व में। आप दूसरा इसका पॉइंट है प्रोटीन। प्रोटीन जो है, प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जिसकी संरचना लगभग 20 अमीनो अम्ल के विभिन्न संयोग से होती है। यहाँ पर कहीं कहीं पर 20 लिखा होता है, कहीं कहीं पर 24 लिखा होता है, तो दोनों रहता है। ऑप्शन में अगर आपको 20 मिलता है तो आप 20 लगाइए, अगर 24 मिलता है तो 24 लगाइए। दोनों का एवरेज होता है, मतलब 20 से 24 के बीच में ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। यह शरीर की उचित वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। इसे देह निर्माता भी कहते हैं। यानी आपका जो प्रोटीन होता है वो आपके जो टिश्यू होते हैं उनको बनाने में सहायक होते हैं, यानी उनकी संरचना में सहायक होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बनता है। यह शारीरिक वृद्धि एवं प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। भोजन में इसकी कमी होने से शारीरिक व मानसिक वृद्धि रुक जाती है। यानी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए, वह चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, दोनों वृद्धि में आपके सहायक होता है। बात करते हैं इसके स्रोत की। तो इसके स्रोत हैं प्राणी जंतु स्रोत से, यानी प्राणियों से प्राप्त होने वाली प्रोटीन। तो इससे है दूध, अंडे, मांस, मछली आदि। यानी आपके दूध से
मांस से, अंडे और मछली, इन सभी से आपको प्रोटीन प्राप्त होता है प्राणी जगत से। और बात करते हैं वनस्पति जगत से, तो वनस्पति जगत में आपकी अनाज, दालें, सब्जियां, फल, सोयाबीन, इन सभी में पाया जाता है। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। और अन्य स्रोत है, तीसरा स्रोत है जो आपका वो तेल, वसा, गुड़, शक्कर आदि में, तो इन सभी में आपका प्रोटीन पाया जाता है। बात करते हैं प्रोटीन के कार्य की, यानी प्रोटीन क्या क्या कार्य करता है, तो वो है आपका क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करना, वृद्धि एवं विकास में सहायक होना, एंटीबॉडीज, एंजाइम, रक्त का प्रोटीन निर्माण करना, हार्मोन संश्लेषण के अमीनो एसिड उपलब्ध करना, गर्भावस्था के समय भ्रूण के विकास में सहायक, यानी ये सभी कार्य आपका प्रोटीन करता है। ये अभी इतने ही पॉइंट दिए गए हैं, बाकी और भी पॉइंट होते हैं इसमें। आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका वसा है, यानी ये तीसरा है। पहला था आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आपका प्रोटीन था और तीसरा आपका वसा है यानी फैट। बात करते हैं फैट की, चलिए देखते हैं क्या है। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पदार्थ होता है। यह पानी में घुलनशील होता है, नहीं ये अघुलनशील होगा, वसा जो है पानी में वो अघुलनशील होगा। ये अघुलनशील होगा। वसा जो है आपका अघुलनशील होता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। बात करते हैं वसा के वर्गीकरण की, यानी वसा कितने प्रकार का होता है, तो आपका वसा जो है दो प्रकार का होता है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। तो संतृप्त वसा जो है संतृप्त वसा जो है आपकी, यानी ये है आपकी संतृप्त वसा। जंतुओं से प्राप्त वसा संतृप्त वसा कहलाती है। इसके स्रोत जानवर होते हैं जिनका अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। और आपकी असंतृप्त वसा होती है। वनस्पति स्रोत से वसा प्राप्त वसा जो है वो आपकी असंतृप्त वसा कहलाती है। जैसे नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल एवं सूखे मेवे आदि सम्मिलित हैं, यानी ये सभी आपके असंतृप्त वसा में आते हैं। आगे बात करते हैं संतृप्त असंतृप्त वसा, यानी आपकी दो प्रकार की है। और अगर पोषण के आधार पर यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, लेकिन पोषण के आधार पर बात की जाए तो पोषण के आधार पर आपकी अदृश्य व दृश्य दो प्रकार की होती है आपकी वसा। दृश्य वसा वह वसा होती है जो तैयार भोजन में के काम में आती है, यानी भोजन को तैयार करने के काम में आती है। जैसे आपकी घी हो गई, डालडा, वनस्पति आदि, ये आपकी दृश्य वसा यानी आपको दिखाई पड़ती है ये वसा, ये आपकी दृश्य वसा कहलाती है। और दूसरी होती है आपकी अदृश्य वसा, ये है आपकी अदृश्य वसा। अदृश्य वसा वह वसा होती हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ती है, जैसे आपको अप्रत्यक्ष रूप से होती है। जैसे आपका दूध, अंडे, मांस आदि, इन सब में भी वसा पाई जाती है, फैट पाया जाता है, तो ये आपकी अदृश्य वसा होती है। यानी अगर बात की जाए उसे, अगर पोषण के आधार पर बात की जाए तब भी दो होती है। अगर आपकी वैसे नॉर्मली इसका जो प्रकृति के आधार पर है, पहला जो आपका संतृप्त और असंतृप्त होती है ये आपके प्रकृति के आधार पर है वसा, और जो आपका दृश्य और अदृश्य वसा होती है वो आपकी
पोषण के आधार पर होती हैं। तो दोनों में दो दो प्रकार की होती हैं। बात करते हैं यहाँ पर दैनिक आवश्यकता की, यानी जो आपकी वसा की दैनिक आवश्यकता होती है वो कितनी होती है, किसको कितनी आवश्यकता होती है आयु के अनुसार। पहला है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 10 से 30 ग्राम प्रतिदिन। दूसरा है 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए 35 से 40 ग्राम प्रतिदिन। तीसरा आपका है 12 वर्ष के बच्चों के लिए 50 ग्राम प्रतिदिन। और चौथा है आपका किशोरावस्था के लिए 30 से 70 ग्राम प्रतिदिन। और आपकी पुरुष के बात की जाए तो पुरुष के लिए आपका यानी मेल पुरुष के लिए आपकी 20 से 40 ग्राम प्रतिदिन। और फीमेल की बात की जाए तो महिला के लिए 20 से 60 ग्राम प्रतिदिन। जबकि आपकी दूध पिलाने वाली माता यानी लैक्टेशियन मदर जो होती हैं उनके लिए आपका 20 से 60 ग्राम पर डे दैनिक आवश्यकता होती है फैट की। तो ये है आपका डेटा यानी वसा से संबंधित। बात करते हैं आगे, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है लघु पोषक तत्व यानी माइक्रो, जो आपका है माइक्रो न्यूट्रिशन। जो आपका माइक्रो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, आप आइए बात करते हैं उस पर। वे पोषक पदार्थ जिनकी आवश्यकता शरीर में कम मात्रा में होती है उसे लघु पोषक पदार्थ कहते हैं। इसे कहीं कहीं पर सूक्ष्म पोषक पदार्थ के नाम से भी लिखा होता है। तो दोनों बातें याद रखें, लघु या सूक्ष्म दो में से एक कुछ भी हो सकता है लिखा होता है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा बहुत ज़्यादा। फ्रेंड, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक प्लीज़ कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए बात करते हैं इस पे लघु पोषक पदार्थ के आधार पर कौन कौन से पदार्थ आते हैं, यानी इनमें कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं लघु पोषक पदार्थ में। तो इसमें आपका है विटामिन, खनिज लवण, ये दोनों आपके लघु पोषक पदार्थ में आते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर हमें थोड़ा चार्ट के माध्यम से बताना पड़ेगा। ये ओपन नहीं हो रहा है, आइए दिखाते हैं आपको। ये है आपका चार्ट के माध्यम से बताते हैं बृहद पोषक तत्व और आपका लघु पोषक तत्व। बृहद पोषक तत्व में आपने पढ़ लिया है अभी। बृहद पोषक तत्व में आपको का कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन और वसा, तो इसे हमने बता दिया आपको। अब बात करते हैं लघु पोषक तत्व की। लघु पोषक तत्व वे पदार्थ होते हैं जो जिनकी आवश्यकता शरीर में कम मात्रा में होती है, तो है आपके विटामिन और खनिज लवण। यहाँ पर दोनों की बात की जाएगी, यानी चार्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि किनकी कमी से क्या होता है। थोड़ा धुंधला सा दिखाई दे रहा है बट ऑडियो को सुनिएगा, दिख रहा है। वैसे इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ये आपके मुख्य पोषक तत्व यानी जो आपका बृहद पोषक तत्व था उसके अंतर्गत बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, 1 ग्राम कार्बोज से 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। और यहाँ पर कार्बोज युक्त पदार्थ खाने से भोजन करने की तृप्ति प्राप्त होती है। और इसकी प्राप्ति यानी आपका स्रोत जो हमने अभी बताया था, अनाज, अरबी, शकरकंद, शक्कर, गुड़, शहद, केला, आम, गन्ना आदि, ये आपके स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट के। और यहाँ पर जो है कमी के प्रभाव, यानी बच्चों में इसकी कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है, तो वो है बच्चों में माल न्यूट्रिशन, यानी बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा को पोषण होता है। वयस्कों में थकावट, बार बार बीमारियां, वजन कम होना आदि कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है। और
प्रोटीन है अगला। प्रोटीन तो आपने पढ़ा, जैसे शरीर कोशिका का निर्माण, शरीर की वृद्धि करना, शरीर की चोटों को मरम्मत करना, यानी टूटी फूटी जो कोशिका होते हैं उत्तक उनका निर्माण करना या भरपाई करना, इसका प्रोटीन का कार्य होता है। और महत्वपूर्ण घटकों का निर्माण करना, जैसे हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, ऊर्जा प्रदान करना आदि इसके कार्य या महत्व हैं। और प्राप्ति की बात की जाए यानी स्रोत की बात की जाए, सोर्स की, तो इसके सोर्स हैं दालें, फलीदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, तिलहन, सूखे मेवे, प्राणीजन्य स्रोत जैसे मांस, अंडे, दूध से बने पदार्थ, ये सभी आपके प्रोटीन के स्रोत हैं। और बात की जाए इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है, तो बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, वयस्कों में बार बार थकावट, बीमारियां, वजन कम होना, ये सभी आपके लक्षण दिखाई देंगे इनकी कमी से, यानी प्रोटीन की कमी से। और बात की जाए वसा की, तो वसा जो है आपका एनर्जी प्रदान करता है, यानी ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। ये भी पॉइंट आपके लिए अच्छा है। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, जबकि और बात कार्बोहाइड्रेट की, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपका 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। ये दोनों पॉइंट आपके पूछे जाते हैं। ये आपका, इसे भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। और बात की जाए स्रोत की, यानी वसा के स्रोत की, तो तेल, घी, तेल बीज, मक्खन, सूखे में आदि में पाया जाता है। और इसकी कमी से बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, वयस्कों में ऊर्जा की कमी, दुबलापन, थकावट आदि ये सभी हो सकते हैं, यानी वसा की कमी से। बात की जाए सूक्ष्म पोषक, तो जो हमारा मेन पॉइंट आया था उस पर हम बात करते हैं, यानी आपका विटामिन और खनिज लवण है, तो उस पर बात की जाए तो इसमें आपका है वसा में घुलनशील विटामिन। तो पोषक तत्व में आपका आएगा, सूक्ष्म पोषक तत्व में जो विटामिन हैं उसमें सबसे पहले बात की जा रही वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में कौन कौन सी विटामिन घुलनशील होती है, आइए देखते हैं। उसे अगर शॉर्ट फॉर्म में बात की जाए तो हम लोग बात करते हैं, तो उसमें एडिका या एडिक आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो। वसा में घुलनशील विटामिन, जिसमें आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये आपके चारों आ जाएंगे, तो हम इसे एडिका या एडिक बोल सकते हैं। बात की जाए विटामिन ए की सबसे पहले, तो विटामिन ए जो है इसका कार्य होता है आँखों को स्वस्थ बनाए रखना, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। और बात की जाए सोर्स की, तो सोर्स से इसके हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे का पीला भाग, पीले रंग के फल व सब्जियां। और इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है, यानी कमी से क्या प्रभाव पड़ सकता है आपकी बॉडी में, तो वो है आपकी रतौंधी यानी ब्लाइंडनेस, झागदार बीटाट स्पॉट, सूखापन, धब्बों, आँखों में घाव व अंधापन। ये सभी आपकी विटामिन ए की कमी से होता है। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की, तो वो आपका विटामिन डी है। विटामिन डी का कार्य जो है, यानी महत्व और कार्य जो है, इसका महत्व है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की सहायता करना। और ये इसके सोर्स जो हैं, प्राप्त के साधन, वो है आपकी सूर्य की किरणों की उपस्थिति, हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है, शरीर में निर्माण होता है, यानी जो हमें विटामिन डी प्राप्त होता है वो सूर्य से प्राप्त होता है, सूर्य की रोशनी से। और इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है, तो बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी, अस्थि संबंधी विकार, जोड़ों का चौड़ापन, तालू का नरम होना, नेकलेस जैसी पसलियों का दिखना, ये सभी आपके लक्षण हैं विटामिन डी की कमी से। आगे बात करते हैं विटामिन ई की, तो विटामिन ई जो है आपकी प्रजनन क्षमता को, इसका कार्य जो है
वो प्रजनन क्षमता को स्वस्थ बनाए रखना, यानी जो आपकी विटामिन ई की कमी से जो होता है वो क्या बोलते हैं इसे, विटामिन ई बाध्यता रोग, ये भी हो सकता है। और बात करते हैं स्रोत की, तो विटामिन ए विभिन्न प्रकार के तेलों में पाया जाता है, इसकी कमी से बांझपन होता है, बंध्यता। और आगे बात करते हैं विटामिन के, तो इसका कार्य जो है वो रक्त जमने में सहायक, यानी रक्त का थक्का जमने में सहायक। ये अभी क्वेश्चन इसका आया था, आपके दोनों का क्वेश्चन आया था आपका, सॉरी विटामिन के का और विटामिन सी का क्वेश्चन आया था आपके महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी यूपी ट्रिपल एससी में, इससे संबंधित क्वेश्चन आया था, यानी रक्त का थक्का जमाने वाला। और विटामिन सी का शायद था ऐसे क्वेश्चन, विटामिन सी या विटामिन ई का, दो का था, ये याद है मुझे अच्छे से। विभिन्न और इसकी प्राप्ति के स्रोत क्या हैं? विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों से इसकी प्राप्ति होती है। कमी के प्रभाव प्रोथ्रोम्बिन का स्तर रक्त में कम हो जाता है, रक्त के स्कंदन में देरी होना, ये आपके लक्षण हैं। यानी विटामिन के की कमी से होता है। और बात करते हैं आपकी नेक्स्ट, ये है आपका जो आपका वो था वसा में घुलनशील विटामिन, और ये है आपका, ये में इसमें थोड़ा कटा कटा सा आया हुआ है, फिर भी हम बता देते हैं आपको। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो वो आप जानते हो, विटामिन बी और सी। तो विटामिन बी के कई भाग हैं, जिसमें बात करते हैं सबसे पहले विटामिन बी1 की। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है। और इसका कार्य और महत्व देखिएगा। इसका कार्य है, यह कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन वसा के चयापचय हेतु आवश्यक है, यानी यह कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के पाचन में सहायक होता है। और प्राप्ति का साधन जो है, इसके सोर्स वो है खमीरीकृत भोज्य पदार्थ, संपूर्ण अनाज, अंकुरित अनाज, फल, तिलहन आदि, इन सभी में पाया जाता है। और इसकी कमी से आपके बेरी के लक्षण जैसे हाथ पैरों के में झुनझुनी, हृदय की धड़कन बढ़ना, सांस फूलना, शून्य होना, अंत में हृदयाघात भी हो सकता है, यानी विटामिन बी1 की कमी से ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आगे बात करते हैं विटामिन बी2 की। तो विटामिन बी2 के कार्य यहाँ नहीं दिखाया गया है, जबकि इसके स्रोत दिखाए गए हैं। स्रोत में है आपका दूध व दूध से बने पदार्थ, अंडे, संपूर्ण अनाज, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां, सूखे मेवे, तिलहन, ये आपके विटामिन बी2 के स्रोत हैं। और बात की जाए इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है, तो इसमें है आपके मुंह में छाले, होठों के किनारे का फटना, चेहरे पर घाव, ये सभी विटामिन बी2 की कमी से होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी3। तो ये है आपका विटामिन बी3 के स्रोत हैं मूंगफली, खमीर, चावल की ऊपरी परत यानी मांड जो होता है, संपूर्ण अनाज, फलियां, मांस। और इसकी बात की जाए इसकी कमी के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें है विटामिन बी3 की कमी से, यानी जो आपका विटामिन बी3 है, इसका रासायनिक नाम नियासिन है, तो इसकी कमी से आपका प्लेग्रा होता है, जिसमें लक्षण हैं डर्मेटाइटिस का समान रूप, हाथ पैर व गर्दन में देखा जाता है, भूरे चकत्ते, दस्त व भुलक्कड़पन, पागलपन देखा जाता है इसकी कमी से, जो इसका प्रभाव पड़ता है कमी से होने से। और नाक मुंह के आसपास घाव, बच्चों में चिड़चिड़ापन आदि, ये आपके विटामिन बी3 यानी नियासिन की कमी से होता है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है इसमें विटामिन बी9, लाल रक्त कणों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, इसका जो कार्य होता है, यानी यह आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। बात की जाए इसके प्राप्ति के साधन की,
तो इसका साधन है यानी सोर्स है, स्रोत मुख्य रूप से हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। यानी आपको हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन अधिक करना चाहिए और इसकी कमी से रक्तहीनता होती है, यानी आपकी जो एनीमिया कह सकते हो, एनीमिया की कमी एनीमिया होता है इसकी कमी से। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B12 की। तो विटामिन B12 की कमी से आपका लाल रक्त कणिकाओं की जो इसका महत्व है इसका महत्व जो है वो लाल यानी RBC की परिपक्वता के लिए आवश्यक होता है और इसके प्राप्त का साधन है प्राणिज स्रोतों से पाया जाता है और इसकी कमी से एनीमिया होती है इसमें भी, यानी आपका B9 और B12 दोनों में आपकी एनीमिया होती है इसकी कमी से। बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की, तो वो है आपकी विटामिन C, यानी ये जल में घुलनशील है विटामिन है जो विटामिन B और विटामिन C है। तो विटामिन C जो है ये कोलेजन का निर्माण, लौह तत्व का अवशोषण इसका कार्य होता है। इसका स्रोत है आंवला, अंकुरित अनाज, अमरूद, खट्टे फल, इन सभी में पाया जाता है। तो आप जो आंवला है इसे घर का डॉक्टर भी कहते हैं और जब क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है कि विटामिन C का सबसे मुख्य प्रमुख स्रोत क्या है, तो वो है आपका आंवला और इसकी कमी से स्कर्वी होता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। आगे बात करते हैं खनिज लवण की यानी लौह तत्व की। तो जो आपका लौह तत्व है, लौह तत्व में आपका जो इसका महत्व कार्य है, हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है और ये इसके स्रोत हैं गुड़, तिलहन, संपूर्ण अनाज। आप प्लीज़ डेली गुड़ खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, डेली खाना चाहिए आप सबको। खासकर महिलाओं में इसकी कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है हीमोग्लोबिन की, जिससे एनीमिया भी होता है। तो ये आपका बात करते हैं यहाँ पर इसकी कमी से क्या होता है। तो गर्भवती माता में जो है गर्भस्थ बच्चे क्या है इसमें, गर्भवती माता में गर्भपात या कम वजन के बच्चे का जन्म समय पूर्व प्रसव देखा जा सकता है इसकी कमी से, लौह तत्व की कमी से यानी हीमोग्लोबिन की कमी से। इसीलिए आप गर्भावस्था के समय पर आयरन की गोलियां दी जाती हैं जो आपको 100 दिन मोस्टली खाना ही होता है। आगे बात करते हैं आपकी कैल्शियम की। कैल्शियम यह हड्डियों के निर्माण व मजबूती के लिए आवश्यक है और इसके स्रोत हैं दूध व दूध से बने सभी पदार्थ, हरी पत्तेदार सब्जियां, संपूर्ण अनाज, तिलहन। और इसकी कमी से जो प्रभाव पड़ता है शरीर पर वो है आपका बच्चों में रिकेट्स की बीमारी देखी जाती है, वयस्कों में ऑस्टियोमलेसिस और वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ये सभी आपके कैल्शियम की कमी से होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं आयोडीन की। तो आयोडीन जो है इसका कार्य क्या है। तो आयोडीन या थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए आवश्यक होता है। थायरॉक्सिन जो है शारीरिक और मानसिक वृद्धि और कार्य क्षमता बनाए रखना इसका कार्य होता है और इसका स्रोत जो होता है वो आयोडीन युक्त नमक में होता है या समुद्री जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें पाया जाता है। और इसकी कमी से क्या होता है देखते हैं। तो इसकी आयोडीन की कमी से जो है आपकी घेंघा रोग होता है। कहीं कहीं पर जैसे इसमें दिखाया गया है IDD यानी आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी IDD यानी जैसे क्रेटिनिज्म, गूंगापन, बहरापन, मानसिक क्षमताओं में कमी, पढ़ाई में पिछड़ापन, घेंघा आदि, ये सभी आपके आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं खनिज तत्व की यानी खनिज लवण की। तो इसमें है खनिज तत्व आपका इसका कार्य जो होता है रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक होता है
और इसके स्रोत की बात की जाए तो प्राणिज पदार्थ जैसे मांस, अंडे, वनस्पति पदार्थ जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां आदि में पाया जाता है। और इसकी कमी की बात की जाए यानी कमी के कारण जो प्रभाव पड़ता है शरीर पर वो क्या है, तो रक्त की कमी यानी एनीमिया, लक्षण हथेली का सफ़ेदपन, थकावट, भूख में कमी, सुस्ती, खून की कमी, ये सभी आपके खनिज तत्व की कमी से होते हैं। फ्रेंड, आज का हमारा क्लास यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट के माध्यम से बताना है और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त फ्रेंड जो भी हैं उन सबको इसका लाभ मिल सके। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।